11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज इस क्लास में मैं आपको वार्षिक परीक्षा 2026 का जो जीव विज्ञान का आपका पेपर है वो आज आपका पेपर होने वाला है। तो आज का पेपर आपका किस तरह का रहेगा, किस तरह के प्रश्न आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेंगे, फुल सोल्यूशन सहित आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो जिन बच्चों को वास्तव में अच्छे अंक चाहिए वो पूरा वीडियो देखें और सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। तो चलिए बिना किसी देरी के पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे। पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो जगत है। दूसरा है सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक हैं, तो केरेलस लिनियम है। तीसरा है निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग है, तो हैजा, टाइफाइड, गोनोरिया। उपरोक्त सभी आपका राइट है। और एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है तो त्रिगुणित होता है। और किस संघ के जंतुओं में ऑस्ट्रिया तथा ऑस्टोकुलम नामक छिद्र पाए जाते हैं, तो पोरीफेरा में पाया जाता है। और बीज के किस भाग से जड़ विकसित होती है, तो मूलांकुर से जड़ विकसित होती है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनको कंप्लीट अच्छे से करें। यहाँ से आपको पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और ऐप से अभी तक आपने स्पेशल पीडीएफ नहीं ली है तो जल्दी से ऐप से जुड़े और स्पेशल पीडीएफ आप लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जिससे आप ऐप का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, तो जल्दी से लें। अगला जो प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति आपको इसमें करना है। पहला रिक्त स्थान है लाख की कीट का वैज्ञानिक नाम डेडेस है, तो कोर्रिया लेक्का है। दूसरे पौधों में भोजन का परिवहन डेडेस के द्वारा होता है, तो फ्लोएम के द्वारा होता है। तीसरा है राइबोसोम्स डेडेस के संश्लेषण में सहायक है, तो प्रोटीन के। चौथा है अर्धसूत्री विभाजन के दौरान डेडेस अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगला है कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक का मान डेडेस होता है, तो 1 होता है। आपका यहाँ पे छठा है RH कारक से संबंधित रोग डेडेस हैं, तो इरीथ्रो एलास्टोसिस फीटिलेस। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इरीथ्रो एलास्टोसिस फीटिलिस, ये इसका नाम है। थोड़ा अटपटा सा है, पढ़ लीजिएगा आप एक बार। यहाँ से अच्छे से आप कंप्लीट करिएगा इसको। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इसमें आपको सत्यासत्य चुनना है। पहला है हृदय पेशियाँ रेखित तथा अनैच्छिक स्वभाव की होती हैं, तो सत्य है। अगला है रेनवियर के नोड तंत्रिका कोशिका के कोशिकाएं भाग का है, तो यह सत्य है क्योंकि ये तो एक्सोन का भाग है। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में वहन की जाती है, तो सत्य है। अगला है आपका ऑक्सिन हार्मोन प्रायः तने एवं मूल के बढ़ते हुए शिखर पर बनते हैं, तो सत्य है। पांचवा है कुल कोशिकीय भार का लगभग 70 से 90% भाग प्रोटीन होता है, तो सत्य है क्योंकि ये तो जल का भाग है। आपका अगला इसमें रहेगा पौधा जब पर्यावरण के प्रभाव से या अन्य कारणों से इस योग्य हो जाते हैं कि वे एक विभिन्न संरचनाओं का गठन कर सकें, तो इस क्षमता को प्लास्टिसिटी कहते हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट कर दिया है, अच्छे से कंप्लीट आप करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो आप भरोसा रखें 9 मार्च के लिए पूरे क्वेश्चन ऐसे बता रही हूँ जो एग्ज़ाम हॉल में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से चौथा प्रश्न सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। पहली है ज्वाला कोशिका, इसका रहेगा प्लेटी हेल्मिनिथीज। दूसरा है जयांग, तो इसका रहेगा वर्तिकाग्र। तीसरा है टिप्लोसोल, इसकी जोड़ी रहेगी कोक्लिया। और सेंट्रीओल की जोड़ी रहेगी कोशिका विभाजन। और कोशिका द्रव्य की जोड़ी रहेगी ग्लाइकोलिसिस। तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ, ये यहाँ से आप कंप्लीट करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर यहाँ से हम बढ़ेंगे। तो एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। पहला है प्राणी जगत के सबसे बड़े संघ का नाम लिखिए, तो आर्थ्रोपोडा है। दूसरा है ग्रीष्म व शीत निष्क्रियता के दौरान मेंढक कैसे श्वसन करते हैं, तो त्वचा द्वारा करते हैं। तीसरा है वृहत अणु क्या होते हैं, तो उच्च आणविक भार वाले बड़े अणु को क्या बोलते हैं, वृहत अणु बोलते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण लिखिए, तो 6CO2 + 6H2O C6H12O6 + 6O2। और पेशियों में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम लिखना है, तो एक्टिन और मायोसिन पेशियों में पाया जाता है। तो ये एक वाक्य में उत्तर हो गए हैं आपके। अब जो आपका छठा प्रश्न है वो किस तरह का एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका छठा प्रश्न है कवक मूल किसे कहते हैं। आपका यहाँ से छठा है कवक मूल किसे कहते हैं,
तो कवक मूल पौधों की जड़ों और कवक के बीच पाए जाने वाला सहजीवी संबंध है। क्या है? कवक मूल पौधों की जड़ों और कवक के बीच पाए जाने वाला सहजीवी संबंध है। इस संबंध में कवक पौधे की जड़ों से जुड़कर उसे पानी और खनिज लवणों के अवशोषण में सहायता करते हैं। क्या करते हैं कि कवक पौधों की जड़ों से जुड़ जाते हैं और उसे पानी और खनिज लवणों के अवशोषण में सहायता करते हैं, जबकि पौधा कवक को भोजन प्रदान करता है। जबकि जो पौधा है वो क्या करता है? कवक को भोजन प्रदान करता है। यह संबंध दोनों के लिए लाभदायक होता है। तो अच्छे से कंप्लीट आपको कर लेना है। अगला आपका प्रश्न है पोरीफेरा संघ के लक्षण लिखिए। तो इसके लक्षण निम्न हैं। पहला, पोरीफेरा संघ के जीवों के शरीर में अनेक सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। जो पेरीफेरा संघ है इसके जीवों के शरीर पर क्या है? अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और ये जीव प्रायः जल में पाए जाते हैं, विशेषकर समुद्री जल में। कहाँ पे? जल में पाए जाते हैं और खास करके समुद्र के जल में पाए जाते हैं। तीसरा है इनका शरीर असीमित होता है। इनका शरीर कैसा होता है? असीमित होता है और इनमें ऊतक स्तर का संगठन नहीं होता है। इसमें ऊतक स्तर का संगठन नहीं होता है। तो कंप्लीट अच्छे से करें। अगला है शैवालों के 2 प्रमुख लक्षण लिखिए। तो पहला लक्षण है शैवाल साधारण संरचना वाले हरित तथा प्रकाश संश्लेषण करने वाले स्वपोषी पादप होते हैं। जो शैवाल है वो क्या है? साधारण संरचना वाले हरित होते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण करने वाले स्वपोषी पादप होते हैं, जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अगला है ये मुख्यतः जल में पाए जाते हैं। कहाँ पे? जल में पाए जाते हैं और इनका शरीर जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं होता है, बल्कि थैलस रूपी होता है। इनका जो शरीर है वो ना तो जड़ में, तना में, पत्ती में विभाजित नहीं होता है, बल्कि थैलस रूपी होता है। ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और अगला है आपका यहाँ से आर्थ्रोपोडा संघ की 2 प्रमुख विशेषता लिखिए। तो पहली विशेषता, इनका शरीर खंडों में विभाजित होता है। किसमें? खंडों में, यानी कि टुकड़ों में विभाजित होता है और प्रत्येक खंड विशिष्ट कार्य करता है। क्या करता है? विशिष्ट कार्य करता है। दूसरा, इनके पास संयुक्त उपागम पाए जाते हैं। कैसे संयुक्त उपागम पाए जाते हैं? जो चलने, पकड़ने और भोजन ग्रहण करने में सहायक होते हैं। तो काफ़ी आसान और सरल है, अच्छे से कंप्लीट करिएगा। 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो कंप्लीट कर लेंगे। 8वां है आपका पर्ण विन्यास किसे कहते हैं? तो पर्ण विन्यास वह अवस्था है जिसके अनुसार तने तथा शाखा पर पत्तियां व्यवस्थित होती है। किस पर? तने या शाखा पर पत्तियां व्यवस्थित होती है। पर्ण विन्यास का उद्देश्य पत्तियों को अधिकतम प्रकाश प्राप्त करना तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को सुचारू रूप से करना होता है। क्या होता है इसका उद्देश्य? कि पत्तियों को अधिकतम प्रकाश प्राप्त करना तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को सुचारू रूप से करना। अगला प्रश्न है आपका बीजांड न्यास को परिभाषित कीजिए। तो बीजांड न्यास वह व्यवस्था है जिसके अनुसार अंडाशय के भीतर बीजांड स्थित होता है। क्या व्यवस्था है? यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर अंडाशय के भीतर बीजांड स्थित होता है और यह अंडाशय की संरचना के आधार पर विभिन्न प्रकार का हो सकता है। संरचना के आधार पर ये अनेक प्रकार का हो सकता है। अगला है आपका प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर हम पढ़ेंगे। इनमें स्पष्ट तथा झिल्ली से घिरा हुआ केंद्र नहीं पाया जाता है। कैसा? स्पष्ट और झिल्लियों से घिरा हुआ केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है और इनमें झिल्लीबद्ध कोशिका अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी आदि अनुपस्थित होते हैं। इसमें झिल्लीबद्ध कोशिका अंग कौन कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी आदि अनुपस्थित होते हैं। तीसरा, इनका आकार सामान्यतः छोटा एवं सरल संरचना वाला होता है। आकार कैसा रहेगा? छोटा, सरल संरचना वाला रहेगा। अब यूकैरियोटिक कोशिका, पहला है इनमें स्पष्ट तथा झिल्ली से घिरा हुआ सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। इसमें नहीं पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। दूसरा है इसमें झिल्लीबद्ध कोशिका अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि उपस्थित होते हैं। ये उसमें ये अंग उपस्थित नहीं होते हैं, इसमें ये अंग उपस्थित होते हैं। अगला, इनका आकार सामान्यतः बड़ा एवं जटिल संरचना वाला होता है। इसमें आकार छोटा था, सरल संरचना वाला था, और इसमें कैसा है, बड़ा है और जटिल संरचना वाला है। तो अच्छे से कंप्लीट करिए, भरोसा रखें आप, एक भी प्रश्न आपका रॉन्ग नहीं जाएगा, पूरे के पूरे आएंगे। जितनी तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ केवल कंप्लीट करते चलें। अगला है, केंद्रक के 2 कार्य लिखिए। पहला, यह कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित एवं संचालित करता है। जो केंद्रक है वो क्या करता है, कोशिकाओं की जितनी भी गतिविधियां होती है उनको नियंत्रित करेगा और संचालित भी करता है। यह आनुवांशिक पदार्थ डीएनए को सुरक्षित रखता है। किसको, आनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए, उसको सुरक्षित रखता है। और यह वंशानुगत लक्षणों का संचरण करता है। जो लक्षण पाए जाते हैं उन लक्षणों का यह क्या करता है, संचरण करता है। अगला है आपका, एब्सिसिक अम्ल को तनाव हार्मोन कहते हैं। क्यों, 2 कारण लिखिए। तो एब्सिसिक अम्ल को तनाव हार्मोन कहने के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला, यह जल की कमी, ठंड तथा अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों में सक्रिय होकर पौधे को तनाव से बचाने में सहायता करता है। क्या करता है, यह जल की कमी से, ठंड तथा अन्य जो प्रतिकूल परिस्थितियां होती है उनमें सक्रिय हो जाता है और पौधे को तनाव से बचाने में मदद करता है। आपका दूसरा रहेगा, यह पत्तियों के रंध्र को बंद कर देता है। किसके, जो पत्तियों में जो छिद्र होते हैं उनको बंद कर देता है, जिससे जल की हानि कम होती है। तीसरा, यह बीजों और कलियों में सुषुप्त अवस्था उत्पन्न कर प्रतिकूल परिस्थितियों में संरक्षण प्रदान करता है। यह बीजों और कलियों में क्या करता है, सुषुप्त अवस्था होती है उसमें उत्पन्न कर प्रतिकूल परिस्थितियों में संरक्षण यानी कि सुरक्षा इनको देता है। अगला है, सिग्माइड वृद्धि वक्र को स्पष्ट कीजिए। तो सिग्माइड वृद्धि वक्र वह वृद्धि वक्र है जो एस आकार का होता है। कैसा होता है, ये एस आकार का होता है और जीवों की वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाता है। किसकी, वृद्धि की जो अलग अलग अवस्थाएं होती हैं उनको दर्शाता है। इस वक्र में प्रारंभिक अवस्था में वृद्धि धीमी होती है और इसके बाद वृद्धि तीव्र गति से बढ़ती है और अंत में संसाधनों की कमी या परिपक्वता के कारण वृद्धि स्थिर हो जाती है। इसके कारण क्या है, वृद्धि तीव्र गति से बढ़ती है और अंत में जो संसाधनों की कमी या हो जाती है तो उससे क्या है, परिपक्वता के कारण वृद्धि स्थिर हो जाती है। इस प्रकार यह वक्र वृद्धि की 3 अवस्थाएं हैं। इसकी कितनी अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं हैं, लेग अवस्था, लोग अवस्था तथा स्थिर अवस्था को स्पष्ट करता है। तो समझ में अच्छे से आपको आया होगा। चलिए 11वां प्रश्न हम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्रेब्स चक्र के अन्य 2 नाम लिखिए। तो क्रेब्स चक्र के अन्य 2 नाम निम्नलिखित है। पहला, साइट्रिक अम्ल चक्र। क्या है, साइट्रिक अम्ल चक्र। तीसरा है ट्राइका बोरसिक्लिक अम्ल चक्र। तीसरा है, इसे श्वसन चक्र भी कहा जाता है। तो यहाँ पे केवल नाम है, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अगला है, एम्फीबोलिक पथ क्या है। एम्फीबोलिक पथ क्या है, एम्फीबोलिक पथ वह चयापचयी पथ है जो अपचयी तथा संश्लेषी दोनों प्रकार की क्रियाओं में भाग लेता है। क्या है, यह पथ अपचायी तथा संश्लेषी दोनों प्रकार की क्रियाओं में भाग लेता है और अर्थात यह ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ जैव अणु का निर्माण में भी सहायक होता है। यह ऊर्जा उत्पादन करने के साथ क्या करता है, जैव अणुओं के निर्माण में भी मदद करता है। उदाहरण के रूप में क्रेब्स चक्र को एम्फीबोलिक पथ कहा जाता है क्योंकि यह विघटन तथा संश्लेषण दोनों प्रकार की क्रियाओं में यह भाग लेता है। तो समझ में अच्छे से आया होगा आपको। 12वां है, ऑक्सिन हार्मोन के 2 कार्य लिखिए। तो पहला है, यह तने की कोशिकाओं में वृद्धि को प्रोत्साहित करता है तथा कोशिका दीर्घाकरण में मदद करता है। क्या करता है, यह तने की कोशिका में वृद्धि को बढ़ावा देता है तथा कोशिका दीर्घाकरण में मदद करता है।
दूसरा, यह पौधों में अपिकल प्रभुत्व को नियंत्रित करता है। पौधों में क्या करता है? अपिकल प्रभुत्व को नियंत्रित करता है और यह जड़ों के निर्माण तथा फल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए एवं समीकरण लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। यह प्रक्रिया क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है और पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यह क्या है? जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या करते हैं? हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करेंगे और ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं और यह प्रक्रिया क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है और पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। तो ये इसका यहाँ पे सूत्र है 6O6CO2 + 6H2O और C6H12O6 + 6O2। तो ये आपका समीकरण हो गया है। यहाँ से अगला प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथि को परिभाषित कीजिए। अंतःस्रावी ग्रंथि वे ग्रंथियाँ होती हैं जो अपने हार्मोन सीधे रक्त में स्रावित करती हैं। इनमें नलिका नहीं होती है, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथि कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? वे ग्रंथियाँ होती है जो अपने हार्मोन सीधे रक्त में स्रावित कर देती हैं। इनमें नलिकाएं नहीं होती है, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। और ये ग्रंथियां शरीर की विभिन्न क्रियाओं जैसे वृद्धि, चयापचय और विकास को नियंत्रित करती हैं। तो समझ में अच्छे से आया होगा आपको। अगला है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र आपको बनाना है। और 14 है, कोर्डेटा एवं नॉन कोर्डेटा में कोई 3 अंतर लिखिए। तो पहला अंतर है, कोर्डेटा में जीवन के किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड पाया जाता है, जबकि नॉन कोर्डेटा में नोटोकॉर्ड अनुपस्थित होता है। जो कोर्डेटा है इसके जीवन में किसी न किसी अवस्था में क्या है? नोटोकॉर्ड पाया जाता है, जबकि नॉन कोर्डेटा में नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है। दूसरा है, कोर्डेटा में पृष्ठीय तथा खोखली तंत्रिका रज्जु पाई जाती हैं, जबकि नॉन कोर्डेटा में ठोस तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। इसमें कैसी होती है? खोखली होती हैं और इसमें ठोस तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। तीसरा है, कोर्डेटा में गिल छिद्र उपस्थित होते हैं, जबकि नॉन कोर्डेटा में गिल छिद्र अनुपस्थित होते हैं, यानी कि छिद्र इसमें नहीं पाए जाते हैं। अगला है, कोर्डेटा में हृदय सामान्यतः उदर भाग में स्थित होता है, जबकि नॉन कोर्डेटा में हृदय पृष्ठीय भाग में पाया जाता है। इसमें उदर भाग में पाए जाते हैं और जबकि नॉन कोर्डेटा में हृदय के पृष्ठीय भाग पे पाए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप अच्छे से कंप्लीट इनको करें। अब चलिए हमारा अगला जो प्रश्न है, एम्फीबिया वर्ग के 2 प्रमुख लक्षण व उदाहरण आपको देना है। तो पहला है, ये जीव जल तथा स्थल दोनों स्थानों पर रहने में सक्षम होते हैं और इनकी त्वचा नम तथा ग्रंथि युक्त होती है और इनका जीवन चक्र जल आरंभ होकर स्थल पर पूर्ण होता है। उदाहरण मेंढक और टोड। तो देखिए ये जो जीव है एम्फीबिया, ये क्या है? जल और भूमि दोनों पर रहने वाले जीव हैं और इनकी त्वचा नम ग्रंथि युक्त होती है और इनका जो जीवन चक्र है वो जल में आरंभ होकर स्थल पर पूर्ण हो जाता है। मेंढक और टोड ये इसके उदाहरण हैं। अगला है, रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया को लिखिए। तो पहला है, जब रक्त वाहिकाओं में चोट लगती है तो प्लेटलेट्स उस स्थान पर एकत्र होकर थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ स्रावित करती है। क्या है कि जब रक्त वाहिका में चोट लग जाती है तो जो प्लेटलेट्स होती हैं उन स्थानों पर क्या हो जाती हैं? ये एकत्रित होकर थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ स्रावित करती हैं। दूसरा है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन को
थ्रोम्बिन में परिवर्तित करती हैं। क्या है कि जो थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन की उपस्थिति में जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित करता है और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन के फाइब्रिन में बदल देता है। जो थ्रोम्बिन है वो क्या करता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है। और चौथा रहेगा, फाइब्रिन के तंतु एक जाल बनाते हैं। फाइब्रिन के तंतु क्या करते हैं, एक जाल बनाते हैं जिसमें रक्त कोशिकाएं फंसकर रक्त का थक्का बना देती हैं। ये जाल में फंस जाती हैं रक्त कोशिकाएं और थक्का बना देती हैं। तो मुझे उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट करें और मानव रक्त परिसंचरण का चित्र आपको तैयार कर लेना है। 16वां है, प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करते हुए इनमें भाग लेने वाले कोशिका अंगों के नाम लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। यह प्रक्रिया सामान्यतः C3 पौधों में पाई जाती है और प्रकाश संश्लेषण की दक्षता को कम करती है। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करते हैं, उत्सर्जन करेंगे। और यह प्रक्रिया सामान्यतः C3 पौधों में पाई जाती है और प्रकाश संश्लेषण की दक्षता को कम करती हैं। और प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले कोशिका अंग निम्नलिखित है। पहला है क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ये 3 कोशिका अंग इसमें भाग लेते हैं। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट करिएगा अच्छे से। अब यहाँ से आपका अगला प्रश्न है, C3 व C4 चक्र में अंतर लिखिए। तो पहला अंतर है, C3 चक्र में प्रथम स्थिर उत्पाद 3 कार्बक यौगिक होता है। जो C3 चक्र है इसमें प्रथम स्थिर उत्पाद क्या है, 3 कार्बन यौगिक होता है। जबकि C4 चक्र में प्रथम स्थिर उत्पाद 4 कार्बन यौगिक होता है। कितना होता है, 4 कार्बनिक यौगिक होता है। दूसरा है, C3 चक्र सामान्य पौधों में पाया जाता है जबकि C4 चक्र विशेष प्रकार के पौधे जैसे मक्का एवं गन्ना में पाया जाता है। ये क्या है, सामान्य पौधों में पाया जाता है। ये विशेष प्रकार के पौधे जैसे मक्का है, गन्ना, इनमें पाया जाता है। तीसरा है, C3 चक्र में प्रकाश श्वसन अधिक होता है और जबकि C4 चक्र में प्रकाश श्वसन बहुत कम या नहीं के बराबर होता है। इसमें क्या है, श्वसन अधिक होगा, इसमें श्वसन कम होगा, ना के बराबर। और C3 पौधों में क्लोरोप्लास्ट केवल मेसोफिल कोशिकाओं में होता है जबकि C4 पौधों में क्रांच संरचनाएं पाई जाती हैं। इसमें क्या है, जो क्लोरोप्लास्ट केवल क्या है, मेसोफिल कोशिकाओं में होता है और C4 पौधों में क्रंच संरचनाएं पाई जाती हैं। तो समझ में अच्छे से आया होगा। 1-2 बार अच्छे से आप पढ़िएगा, इनको समझ के याद आप करेंगे तो कंप्लीट इनको कर सकते हैं। अब यहाँ से है आपका, निम्नलिखित में शरीर रचना के आधार पर अंतर कीजिए। तो एक बीजपत्री मूल तथा द्विबीजपत्री मूल और एक बीजपत्री तना तथा द्विबीजपत्री तना। तो एक बीजपत्री मूल एवं द्विबीजपत्री मूल, एक बीजपत्री मूल एवं द्विबीजपत्री मूल के बीच प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। पहला, एक बीजपत्री मूल में जाइलम और फ्लोएम की संख्या अधिक होती है जबकि द्विबीजपत्री मूल में इनकी संख्या कम होती है। जो एक बीजपत्री मूल होंगे उनमें क्या है, जाइलम और फ्लोएम की संख्या अधिक होगी और इसमें क्या है, इनकी संख्या कम होगी, किसमें, द्विबीजपत्री में। दूसरा है, एक बीजपत्री मूल में मज्जा विकसित होती है जबकि द्विबीजपत्री में मज्जा बहुत छोटी या नहीं होती है। इसमें क्या है, मज्जा विकसित होगी और इसमें नहीं होगी या फिर बहुत छोटी होगी। अगला है, एक बीजपत्री मूल में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है जबकि द्विबीजपत्री में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होगी, इसमें द्वितीयक वृद्धि होगी। तो अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। अब चलिए हम अगला प्रश्न हमारा, एक बीजपत्री तना तथा द्विबीजपत्री तना। तो
इसके निम्न अंतर है। पहला, एक बीजपत्री तने में संवहनी बंडल बिखरे हुए होते हैं, जबकि द्विबीजपत्री तने में संवहनी बंडल व्यवस्थित होते हैं। इसमें क्या है, बिखरे हुए रहेंगे, और द्विबीजपत्री में कैसे रहेंगे, बंडल वलय में व्यवस्थित होते हैं। दूसरा, एक बीजपत्री तना में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, जबकि द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि होती है। तीसरा है, एक बीजपत्री तना कैम्बियम अनुपस्थित होता है, जबकि द्विबीजपत्री तने में कैम्बियम उपस्थित होता है। इसमें कैम्बियम नहीं पाया जाएगा, किसमें, एक बीजपत्री में और द्विबीजपत्री में उपस्थित होता है। तीसरा, एक बीजपत्री तने में मज्जा और कोर्टेक्स स्पष्ट रूप से विभाजित नहीं होते हैं, जबकि द्विबीजपत्री तने में ये स्पष्ट रूप से अलग होते हैं। तो इसमें मज्जा और कोर्टेक्स स्पष्ट रूप से विभाजित नहीं होते हैं, जबकि इसमें स्पष्ट रूप से ये अलग होते हैं। तो कंप्लीट अच्छे से करिएगा आप सभी को। चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे यहाँ से। निम्नलिखित का संक्षेप में वर्णन कीजिए। खुला संवहन बंडल, बंद संवहन बंडल और आरी बंडल। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे खुला बंडल। तो खुला संवहन बंडल वह बंडल होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम उपस्थित होता है। इसमें क्या है, जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम उपस्थित होता है, और कैम्बियम की उपस्थिति के कारण इनमें द्वितीयक वृद्धि संभव होती है, और यह सामान्यतः द्विबीजपत्री तनों में पाया जाता है। बंद संवहन बंडल, तो बंद संवहन बंडल वह बंडल होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम अनुपस्थित होता है। तो इसमें उपस्थित होगा, इसमें नहीं होगा। कैम्बियम के अभाव में इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, और यह सामान्यतः एक बीजपत्री तनों में पाया जाता है। इसमें द्वितीयक वृद्धि होती है, इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होगी, और ये द्विबीजपत्री में होता है, और ये एक बीजपत्री में होता है। अब आरी बंडल का संवहन बंडल, आरी बंडल वह संवहन बंडल है जिसमें जाइलम और फ्लोएम अलग अलग समूह में एक दूसरे के सामने स्थित होते हैं, और यह व्यवस्था सामान्यतः जड़ों में पाई जाती है। इसमें क्या है, जाइलम और फ्लोएम अलग अलग समूह में क्या है, एक दूसरे के सामने स्थित होते हैं, और यह सामान्यतः जड़ों में पाई जाती है। अगला है आपका संयुक्त बंडल। तो संयुक्त बंडल वह बंडल है जिसमें जाइलम और फ्लोएम एक ही बंडल में साथ साथ स्थित होते हैं, और यह व्यवस्था तनों में सामान्य रूप से पाई जाती है। इसमें क्या है, जाइलम और फ्लोएम एक ही बंडल में साथ साथ रहते हैं, और यह व्यवस्था तनों में मुख्य रूप से पाई जाती है। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप यहाँ से इनको कंप्लीट करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो आपका यहाँ पे 18वां है, संवहनी ऊतक को परिभाषित करते हुए उसके प्रकारों का सचित्र लिखिए। तो संवहनी ऊतक वे ऊतक हैं जो पौधों में जल, खनिज, लवण तथा भोजन के परिवहन का कार्य करते हैं। संवहनी ऊतक क्या है, ये पौधों में जल का, खनिज, लवण, भोजन का परिवहन का कार्य करते हैं। ये पौधों में पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये किसके लिए, भोजन, संचरण आदि के लिए ये क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान संचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। और संवहनी ऊतक के प्रकार निम्नलिखित है। पहला है जाइलम। तो यह जड़ों से जल एवं खनिज लवण को तने और पत्तियों तक पहुंचाता है। जाइलम क्या करता है, यह जड़ों से जल और खनिज तने और पत्तियों तक पहुंचाता है। और फ्लोएम क्या करता है, यह पत्तियों में बने भोजन को पौधों के अन्य भागों तक देता है। फ्लोएम क्या करेगा, पत्ती के द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करेगा। और चित्र आपको तैयार कर लेना है इसका। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनको अच्छे से कंप्लीट करें। और एक बीजपत्री तने के अनुप्रस्थ काट की संरचना का नामांकित चित्र भी आपको तैयार कर लेना है। यहाँ से आपका 19वां रहेगा। एक रोगी व्यक्ति के मूत्र का परीक्षण करने पर उसमें शर्करा तथा कीटोन बॉडी की अधिक मात्रा पाई गई है। तो इस कथन के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, रोगी की इस स्थिति में शरीर की कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि संबंधित है। तो इस स्थिति में संबंधित अंतःस्रावी ग्रंथि अग्नाशय है। कौन रहेगा, अग्नाशय रहेगा।
दूसरा है रोगी की इस स्थिति में शरीर का कौन सा हार्मोन संबंधित है, तो इस स्थिति में संबंधित हार्मोन इंसुलिन है। तीसरा, यह हार्मोन शरीर की किन कोशिकाओं पर कार्य करता है, तो यह हार्मोन शरीर की यकृत, मांसपेशी तथा वसायुक्त कोशिका वसायुक्त ऊतक की कोशिकाओं पर कार्य करता है। किस पर? यकृत, मांसपेशी और वसायुक्त कोशिकाओं पर यह कार्य करता है। चौथा आपका रहेगा मूत्र में शर्करा की उपस्थिति किस रोग को दर्शाती है, तो मूत्र में शर्करा की उपस्थिति मधुमेह रोग को दर्शाती है। तो कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है यहाँ से, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी इनको कंप्लीट कर लें। चलिए इसका अथवा हम समझेंगे। अथवा रहेगा लिंग हार्मोन क्या है, किन्हीं दो लिंग हार्मोन के नाम व उनके दो दो कार्य लिखिए। तो लिंग हार्मोन वे हार्मोन होते हैं जो शरीर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास, प्रजनन क्रिया तथा यौन परिपक्वता को नियंत्रित करते हैं, और ये हार्मोन मुख्यतः जनन ग्रंथियों, वृषण और अंडाशय द्वारा स्रावित होते हैं। तो क्या है? लिंग हार्मोन वे हार्मोन होते हैं जो शरीर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण के, किसके? द्वितीयक लैंगिक लक्षण के, जैसे विकास है, प्रजनन है, क्रिया है, यौन परिपक्वता है, इनको नियंत्रित करते हैं। और ये हार्मोन मुख्यतः तीन जनन ग्रंथियों जैसे वृषण और अंडाशय द्वारा स्रावित होते हैं, और दो प्रमुख लिंग हार्मोन और उनके कार्य निम्नलिखित है। तो चलिए इनके कार्य हम पढ़ेंगे। तो पहला आपका रहेगा टेस्टोस्टेरोन। तो यह पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे दाढ़ी, मूछ, भारी आवाज आदि का विकास करता है। किसका? यह द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में जैसे दाढ़ी, मूछ का आना, भारी आवाज हो जाना आदि को विकसित करता है, और यह शुक्राणु निर्माण में मदद करता है। शुक्राणुओं का निर्माण भी इसके द्वारा होगा, और यह मांसपेशियों के विकास में भी भूमिका निभाता है। किसके? मांसपेशियों के विकास में। अगला है एस्ट्रोजन। तो यह स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे स्तन विकास आदि को नियंत्रित करता है। स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में जैसे स्तन विकास में मदद करता है, और यह मासिक धर्म चक्र को नियमित करता है, और यह गर्भाशय के विकास में सहायक करता है। तो ये यहाँ से आप कंप्लीट करिएगा इनको, और भरोसा रखें आप एक भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं रहेगा, पूरे क्वेश्चन आपके आएंगे, बस अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। 9 मार्च के दिन यदि आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं एग्जाम में, तो आपको 6 सेट मिलेंगे। 6 सेटों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित का संक्षेप में वर्णन कीजिए। पहला है कोशिका तंत्र, दूसरा है परिधि तंत्रिका तंत्र। तो कोशिका तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग है जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु सम्मिलित होते हैं। इसमें क्या है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु शामिल होंगे, और यह शरीर की सभी स्वैच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित एवं संवित करता है। क्या करता है? यहाँ शरीर की सभी स्वैच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करेगा और संवित भी करता है। यह संवेदनाओं को ग्रहण करके उनका विश्लेषण करता है और उचित प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। जैसे ही संवेदनाएं इसको मिलेगी, यह ग्रहण करेगा और उनका विश्लेषण करेगा और उचित प्रक्रिया उत्पन्न करता है। अगला है परिधि तंत्रिका तंत्र। परिधि तंत्रिका तंत्र वह तंत्र है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के अन्य भागों से जोड़ता है। यह वह तंत्र है जो केंद्रीय तंत्रिकाओं को क्या करेगा? शरीर के अन्य भागों से जोड़ता है। इसमें कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरु तंत्रिकाएं शामिल होती हैं। कौन सी कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरु तंत्रिकाएं शामिल होगी? यह संदेशों को शरीर से मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से शरीर तक पहुंचाने का कार्य करती है। यह जो संदेश देता है वो क्या है? हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को पहुंचाएगा और विभिन्न अंगों से मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है परिधि तंत्रिका तंत्र। तो यहाँ से कंप्लीट आप करें। अब अगला आपका प्रश्न इसमें रहेगा अग्र मस्तिष्क व पश्च मस्तिष्क के किन्हीं दो भागों के नाम व कार्य लिखिए। तो सेरिब्रम पहला है, यह सोचने, स्मरण करने तथा बुद्धि संबंधी क्रियाओं को नियंत्रित करता है।
जो सेरिब्रम है ये क्या करेगा, सोचने, स्मरण यानी कि याद करने तथा बुद्धि संबंधी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है और यह संवेदी जानकारी विश्लेषण करता है। दूसरा है थैलेमस, यह संवेदनाओं को मस्तिष्क के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जो संवेदनाएं होती हैं उनको क्या करेगा, मस्तिष्क के विभिन्न भागों तक पहुंचाएगा। यह दर्द और तापमान की संवेदनाओं को नियंत्रित करता है और यह संदेशों के आदान प्रदान में मदद करता है। और पश्च मस्तिष्क के प्रमुख भाग एवं उनके कार्य निम्न हैं। पहला यहाँ से सेरिबेलम, यह शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। किसको, शरीर के संतुलन को बनाए रखेगा। यह मांसपेशियों की गतिविधियों का समन्वय करता है। यह शरीर की मुद्रा को नियंत्रित करता है, मांसपेशियों की गतिविधियों को समन्वित करेगा और शरीर की मुद्रा को नियंत्रित करेगा। अगला है मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो यह श्वसन, हृदय गति और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। किसको, श्वसन, हृदय गति और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। यह अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करेगा और यह प्रत्यावर्ती क्रियाओं में मदद करता है। तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए।